अभी लास्ट संडे यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ और हर बार की तरह यूपीएससी में इस बार भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिनके आंसर को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चन के एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है रेड सी पे और रेड सी के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है द रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। दूसरा स्टेटमेंट है नो वाटर इंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि रिवर सी में जो है बहुत लिटिल अमाउंट में जो है प्रेसिपिटेशन होता है, यानी बहुत कम वर्षा होती है, जो कि लगभग सही है। सब जगह इसका एविडेंस मिल जाता है कि लगभग वहां पे, क्योंकि वो जो कैंसर लैटिट्यूड के आसपास जो वो लोकेट है और वहां पर वर्षा क्या होती है, काफी कम होती है। तो ये एकदम लगभग जो है ये सही स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट वन इज राइट। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, यानी रिवर के फॉर्म में जो है कोई भी वाटर बॉडी जो है वो रेड सी में एंटर नहीं करती है। तो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है कि कोई भी वाटर बॉडी, यानी कोई भी वाटर जो फॉर्म है या रिवर के रूप में उसमें एंटर नहीं कर रहा है। तो अगर हम इस पे रिसर्च करते हैं तो इसमें जो एविडेंस मिलते हैं कि कोई मेजर रिवर तो नहीं गिर रही है रिवर्स आपका रेड सी में। जैसे अगर देखें एविडेंस जो है, तो सबसे पहले अगर ब्रिटेनिका का एविडेंस देखते हैं तो ये कह रहा है कि नो वाटर इंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर, यानी कोई भी वाटर बॉडी जो है वो रिवर के फॉर्म में रेड सी में इंटर नहीं कर रही, ऐसा ब्रिटेनिका की साइट का कहना है। लेकिन कुछ और भी एविडेंस है, जैसे अगर हम लिस्ट ऑफ इरिट्रिया से गिरने वाली रिवर्स को देखें इरिट्रिया में, तो एक है जो टूवर्ड्स द रेड सी, यानी यहां से कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो रेड सी में जाकर क्या होती हैं, मिल जाती हैं, रेड सी में गिर जाती हैं। तो इन्हीं की एक लिस्ट है जो कि जिसमें ये सारी जो रिवर्स हैं वो रेड सी में जाकर के जो मेजर रिवर्स हैं उसमें जाके मिल जाती हैं और जाके रेड सी में गिरती हैं। इसी में एक रिवर है आपकी जो है बरका रिवर। बरका रिवर जो है एक सीजनल रिवर है और ये जो है अनसेबा रिवर के साथ मिलकर के फिर जो है रेड सी में गिरती है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे यह देखें कि कोई मेजर रिवर जो है वो रेड सी में नहीं गिर रही है, रेड सी में सीजनल रिवर गिर रही है, कोई बहुत माइनर रिवर गिर रही है, तो ड्रेन हो रही है। अगर हम इस बात पे फोकस करें या इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें कि कोई मेजर रिवर नहीं गिर रही, तो आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट क्या है, राइट हो जाएगा। केवल अगर हम मेजर रिवर को ही क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर हमने मेजर रिवर या फिर अगर हमने माइनर रिवर या कोई सीजनल रिवर को भी क्या है कंसीडर किया हुआ है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम सेंटेंस है, मतलब बहुत एक्सट्रीमिज्म को फॉलो किया गया है। तो ऐसा संभव नहीं दिखता है। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर ये दिखता है कि वहां पे कोई ना कोई माइनर रिवर जो है या कोई सीजनल रिवर वो गिर रही होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है उसका रॉन्ग हो जाएगा। तो उसका ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा ओनली वन, ज्यादा एप्रोप्रिएट। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा एप्रोप्रिएट दिख रहा है। ठीक है। तो ये तो रहा आपका रेड सी के कंटेक्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पूछने की कोशिश की गई है कि ये कौन सा क्लाइमेट हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, यानी जो वार्षिक और दैनिक या एनुअल और डेली है इनका जो रेंज है वो लो होता है। दूसरा जो प्रेसिपिटेशन है थ्रू आउट द ईयर्स, यानी पूरे साल भर वर्षा होती है और प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 to 250 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। अब इसमें कंफ्यूजन किन ऑप्शन के बीच में है
या तो ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो सकता है या फिर मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ये दो ऑप्शन को लेकर के यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में भी जो एनुअल और डेली टेम्परेचर है वो लो मिलता है, और मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में भी जो है एनुअल और डेली जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो लो मिलता है। दोनों ही क्लाइमेट में जो है प्रेसिपिटेशन जो वो साल भर होता है, थ्रू आउट ईयर्स होता है। लेकिन जो लास्ट का ऑप्शन है कि जो वर्षा है, जो प्रेसिपिटेशन है वो 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट के, क्योंकि जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ पे जो एवरेज प्रेसिपिटेशन है वो लगभग जो है आपका 200 सेंटीमीटर है या इससे अबोव। तो मेरीन वेस्ट क्लाइमेट जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इन तीन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है जो वर्षा होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है वो टेम्परेट साइक्लोन के कारण होता है। वहां पे टेम्परेट साइक्लोन जो है वो वर्ष भर बनते रहते हैं, और जिसकी वजह से वहां पर क्या होती है, वर्षा होती है। और कोस्ट लाइन की वजह से वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है, कम मिलता है। तो ये जो संभावना है या प्रोबेबिलिटी है इसकी, वो डी ऑप्शन होने की ज्यादा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी यूपीएससी क्या करता है देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है, अगला जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमी से है। यहां पर जो है जो 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मिलाने की मैच करना है कि वो किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहला है कि स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका स्टोरेज किस एक्टिविटीज में आएगा। देखिए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना और उस प्रोडक्शन को स्टोरेज करना दोनों डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। अगर हम कोल्ड स्टोरेज की बात करें, जैसे कोल्ड स्टोरेज में जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं उनको एज इट इज क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो वो एक प्रकार की सर्विस है जहां पर जो है स्टोरेज गुड्स को क्या किया जा रहा है, जो गुड्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जा रहा है। तो किसी प्रकार की भी जो सर्विस है उसको हम लोग जो है टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन, मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट मैच है ये जो है रॉन्ग है। ये जो होना चाहिए टर्शियरी होना चाहिए, सेकेंडरी एक्टिविटीज में नहीं आएगा। तो ये जो इसका फर्स्ट मैच है वो रॉन्ग है। डेयरी फार्म, ये क्योंकि ये नेचर से जुड़ी हुई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो ये जो है आपकी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या हो जाएगी, कंसीडर हो जाएगी, ठीक है। तीसरा है मिनरल एक्सप्लोरेशन, यानी खनिजों की खोज करना। तो इसमें मिनरल का एक्सप्लॉयटेशन है वो आपका प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रूप में कंसीडर होता है। पर जो एक्सप्लोरेशन है इसमें रिसर्च की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। तो इस वजह से ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या तो टर्शियरी में या फिर या क्वार्टरनरी सेक्टर में आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है कि ये जो थर्ड है ये मैच है, ठीक है। और चौथा जो इसमें है, फोर्थ है विविंग क्लोथ, यानी कपड़े की बुनाई करना। ये क्या हो रहा है, इसमें प्राइमरी जो गुड्स है उसको प्रोसेस करके जो है किसी अदर गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी मैच है। तो अगर आप इसको देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो केवल फर्स्ट जो ऑप्शन स्टेटमेंट है एक तरीके से वो केवल रॉन्ग है, बाकी 2, 3, 4 ये क्या है, मैच्ड है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है ये इसका सी ऑप्शन जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि इसमें सी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। डेयरी, मिनरल एक्सप्लोरेशन और विविंग क्लोथ जो है ये मैच आपके स्टेटमेंट है आपके, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से, जिसमें मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, यानी मनी बिल के कंटेक्स्ट में जो है स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है 109 में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फुल्ली करेक्ट है।
109 में स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है, और 110 में यानी 110 में आपका डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है। ठीक है, यानी प्रोसीजर पहले और आपका डेफिनेशन बाद में है। दूसरा है अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी जो मनी बिल है वो काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। दिस इज द आल्सो फुल्ली करेक्ट स्टेटमेंट। ये केवल लोकसभा से ही क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा से नहीं किया जा सकता है या काउंसिल ऑफ स्टेट से नहीं किया जा सकता है। द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। कंफ्यूजन जो है वो थर्ड स्टेटमेंट को लेकर के है। यहां पे कह रहा है कि राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा जो लोकसभा द्वारा जो बिल मनी बिल भेजा जाता है उसको यहां पर वो अप्रूव कर सकती है, सजेस्ट यानी चेंज के लिए सजेस्ट कर सकती है, बट रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर हम 109 को अच्छे से पढ़ें, उसमें प्रोसेस दिया गया है कि मनी बिल को पास करने का प्रोसेस क्या होगा। तो उसमें मेंशन किया गया है कि अगर जो लोकसभा से जो भेजा गया जो मनी बिल है उसको जो राज्यसभा है वो 14 डेज के अंदर या तो अप्रूव करके वापस भेज सकती है या फिर उसमें कुछ सजेशन देके या रिकमेंडेशन दे करके लोकसभा को भेज सकती है या विदाउट रिकमेंडेशन भेज सकती है, और अगर उस पे वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती है तब भी वो राज्यसभा से क्या हुआ, पास हुआ माना जाएगा। तो अगर वो उसको एक्सेप्ट करके वापस भेज देती तो इसका मतलब है क्या है, उसने उसको क्या किया है, अप्रूव किया है, एक्सेप्ट किया है। तो इस बिहाफ पे इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, वो राइट हो जाएगा, क्योंकि वो अगर उसमें कोई रिकमेंडेशन ना दे करके उसको एक्सेप्ट करके वापस लोकसभा को भेज रही है तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, अप्रूव कर रही है। तो इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब ये है कि वो उसको क्या कर रही है, अप्रूव कर रही है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो राइट होगा, तो जिसको लोग कंफ्यूजन बना हुआ है। चौथा स्टेटमेंट ये है कि मनी बिल जो सजेशन दिया है वो लोकसभा के लिए क्या है, एसेंशियल है उसको एक्सेप्ट करना, ये फोर्थ स्टेटमेंट कहता है। बट लेकिन जो प्रोसेस है उसमें ये मेंशन्ड है 109 में कि जो राज्यसभा जो सजेशन दे रही है तो लोकसभा के पास पावर है कि उस सजेशन को वो एक्सेप्ट करे या फिर ना एक्सेप्ट करे, उसको डिनाई कर दे। ये पावर राज्यसभा के पास है, तो उसके पास एसेंशियल नहीं, अनिवार्य नहीं, आवश्यक नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करे ही। तो इस बिहाफ पर ये जो फोर्थ स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग होगा आपका। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहां पर जो है 3 स्टेटमेंट राइट है। तो यहां पर जो है पहले के जो 3 स्टेटमेंट है वो राइट है, तो इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है 1, 2, 3 हो सकता है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो उन कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पर। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और हम आपके लिए बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेन स्टडी।